वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। ये जो पी बाई क्यू सीरीज़ है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे नेट जेआरएफ की आप बात करें या फिर आप बात करें पीजीटी के लिए, या फिर बात करें आप एलटी ग्रेड के लिए, एलटी टेट या एलटी कमीशन के लिए, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न अवश्य रिपीट होते हुए दिखेंगे। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक इन वीडियोस को देखिएगा। जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूं उनको नोट करना, और जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हें चाहे छोड़ दीजिए, जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे नोट आपने अवश्य करना है। अब देखिए, आज आपके समक्ष नोटिफिकेशन आ गई होगी कि जो एलटी टेट या फिर हिमाचल प्रदेश में कोई भी टेट की परीक्षा क्यों ना हो, उसके लिए डेट डिसाइड कर दी गई है। और जो अब लगभग नवंबर लास्ट तक लगभग सभी परीक्षाएं हो जाएंगी टेट की, ठीक है। तो इस तिथि को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के लिए 40 डेज़ क्रैश कोर्स चलाया गया है। 40 डेज़ का आप में से कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो जिसने तैयारी करनी हो, या फिर आपके कोई नियर डियर में हो जो तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारी टीम के साथ तैयारी कर सकते हैं। 40 डेज़ में आपको जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए परीक्षा हेतु आपको याद, वो हम आपको करवा देंगे और महत्वपूर्ण PDF इत्यादि भी दे देंगे। अगर इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए आप हमें 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी देखिए, जो अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर संपर्क करिए। पीजीटी हिंदी के लिए भी हमारा बैच चला हुआ है, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आपका डिस्कशन और दूसरा हो गया महत्वपूर्ण PDF इत्यादि के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान की क्या हो गया, ऐसे वेट करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राष्ट्रभाषाएं हैं? तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें जो राष्ट्रभाषाओं की जानकारी दी गई है 22 हैं। 22। कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजी और राजस्थानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो ये दोनों नहीं हैं। कौन कौन सी नहीं है? ना ही राजस्थानी है, ना ही अंग्रेजी है। और ये भी पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि जो भारतीय संविधान है, इसकी किस अनुसूची में राष्ट्रभाषाओं का जिक्र मिलता है? तो ये है 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना है। कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद में भारतीय भाषाओं के बारे में या फिर हिंदी भाषा के बारे में जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 2, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा आपका 343 में। अभी हमने आपको देखो ये जानकारी दी थी, तो अगले वाले प्रश्न से ये रिलेटेड होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के 343वें अनुच्छेद में किया गया है। फिर अगला जो प्रश्न है 3, इसमें पूछा गया है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने किसे राजभाषा माना? तो ये माना था हिंदी को। किसको? हिंदी को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा माना। पूछा जा सकता है तिथि कि हिंदी को संविधान सभा ने कब राजभाषा माना? तो ये माना 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 4, लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहल किस ग्रंथ में हुआ? तो जो लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहल पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ। कहाँ हुआ? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अष्टाध्यायी किसकी कृति है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना हो जाएगी। प्रश्न बन सकता है महाभारत किसकी रचना है? तो ये महर्षि वेदव्यास की रचना हो जाएगी। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना होगी। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की रचना रामायण हो जाएगी। 4 सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आपके निकल गए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखे जाने वाली भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है।
मराठी, नेपाली और हिंदी ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और जो विधेय हैं ये होते हैं वाक्य के प्रमुख अंग, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है, 7 समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा ये हो जाएगा आपका पारावार, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, रुक्ष का विपरीतार्थक शब्द है। तो जो रुक्ष का विपरीतार्थक शब्द है ये स्निग्ध हो जाएगा, विकल्प ए यहां सही होगा। अगला प्रश्न है 9, अकाउंटेंट जनरल का अर्थ है। तो जो अकाउंटेंट जनरल का अर्थ होगा तो ये होगा महालेखाकार। क्या होगा? महालेखाकार, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, देवासुर में कौन सा समास है? तो जो देवासुर है यहाँ पर समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। देव और असुर की यहाँ पर अनुभूति हो रही है तो द्वंद्व समास आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए 11, छलिया छबीलो छैल छाती छवि छबे गयो, ये पंक्ति किस कवि के ग्रंथ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्ति ली गई है पद्माकर के पद्माभरण ग्रंथ से। यहाँ से देखिए काव्य निर्णय पूछा जाएगा, किसकी कृति है? भिखारी दास की कृति होगी। प्रेम दीपिका देव की कृति है। बिहारी सतसई बिहारी की कृति है। तो यहाँ से भी आपके सीधे सीधे कृतियों से 4 प्रश्न निकल जाते हैं। बाकी देखिए पंक्ति पूछी जाएगी तो ये पद्माकर के पद्माभरण ग्रंथ से ली गई है, और जो पद्माभरण है ये अलंकार प्रधान ग्रंथ है, अलंकारता इसमें ज़्यादा दिखाई जाती है। बाकी देखिए जितने भी ये चारों की चारों कवि और चारों की चारों रचना है ये रीतिकाल से संबंधित होगी, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान रीतिकाल से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पर कोई और दिया होगा तो आप उसे अवश्य समझ लोगे। फिर प्रश्न संख्या है 12, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जो ये साप्ताहिक पत्र है और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र भी इसे माना जाता है, ये होता था आपके कलकत्ता से। पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसे निकाला गया था, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र माना जाता है इसे। अगला प्रश्न है 13, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जो जुगुप्सा है इसका जो किस रस का स्थायी भाव होगा? विभत्स रस का ये स्थायी भाव माना जाता है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव? विभत्स रस का। फिर देखिए प्रश्न बनता है कि रसों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भर्तमुनि को रसों का प्रवर्तक माना जाता है। भर्तमुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई? 8 मानी गई। ये भी प्रश्न बनता है कि जो सर्वमान्य मत के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 14, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमान्य समीक्षक थे। तो जो पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमान्य समीक्षक थे तो ये थे आपके प्लेटो। प्लेटो के पश्चात अरस्तु आए। अरस्तु के पश्चात अन्य विद्वान आए, जैसे कि आपके इलियट हो गया, क्रोचे हो गया, इस तरह के विद्वान आए। प्रश्न यहाँ से देखिए बनता है कि जो प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे सुकरात। फिर पूछा जाता है अरस्तु के गुरु कौन थे? तो ये प्लेटो थे। और फिर पूछा जाता है सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अगला प्रश्न देखिए 15, विकासवाद के प्रस्तावक का नाम है। तो जो विकासवाद के प्रस्तावक का नाम है डार्विन, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 16, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से माना जाता है? तो जो पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है 17, विश्व की ऐसी भाषा का नाम बताइए जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती। तो जो विश्व की ऐसी भाषा का नाम होगा लिथुआनियाई, विकल्प डी। ये जो भाषा है ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है 18, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई?
तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1960 को, 1 मार्च 1960। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 19, हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो बात करें अगर हम हिंदी भाषा के विकास क्रम की, तो सबसे पहले आई संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। ये क्रम याद रखिएगा आप। सबसे पहले आई संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो पलवन का शाब्दिक अर्थ निकलता है विस्तार। अगला प्रश्न है 21, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द है। तो जो अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द होगा प्रकटन, प्रकट करना। अगला है कर्ण का तद्भव शब्द है। तो जो कर्ण का तद्भव शब्द होगा तो ये होगा आपका कान। संस्कृत में कर्ण कहा जाता है और तद्भव शब्द के रूप में से कान कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्टेटस क्यो के लिए हिंदी पर्याय है? यथा पूर्व स्थिति। स्टेटस क्यो के लिए कहा जाता है यथा पूर्व स्थिति। अगला प्रश्न है 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग थे? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये 4 भाग। फिर पूछा जाएगा इनके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। ये भी प्रश्न बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया? आदिकाल को नाम दिया था उन्होंने वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है 25, खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? जो खुमान रासो रचना है, इसके रचनाकार होंगे दलपति विजय। अगला जो प्रश्न है 26, इसमें आपसे पूछा गया है रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो जो रामानुजाचार्य थे, इनके द्वारा जो संप्रदाय की स्थापना की गई थी तो वो है आपका श्री संप्रदाय। विकल्प बी सही होगा। फिर देखिए जो रामानुजाचार्य के पश्चात ही आगे श्री संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद इत्यादि कई वाद और संप्रदाय निकले। अगला प्रश्न है 27, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो जो ये ग्रंथ है इसका प्रतिपाद्य विषय होगा व्याकरण से संबंधित। सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 28, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम किस कवि की पंक्ति है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर मलुक दास की पंक्तियां हो जाएंगी ये। फिर देखिए अगला प्रश्न है 29, मृगावती किस कवि की रचना है? तो जो मृगावती होगी यहाँ पर ये होगी आपकी कुतुवन की रचना। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है 30, हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहलाया? तो सही विकल्प हो जाएगा सी रीतिकाल। फिर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग LT टेट की तैयारी कर रहे हैं तो LT टेट वालों के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में आपको अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेने हैं PYQ तो इसको भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और PDF भी मिल जाएगी। अच्छे से आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं। अगला प्रश्न क्या था? 30, हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहलाया? तो ये कहलाया था आपका रीतिकाल ललित कलाओं के लिए। अगला प्रश्न है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक किस कवि की पंक्ति है? गोरख होगा यहाँ पर और भक्ति यहाँ पर होगा। तो जो प्रस्तुत पंक्ति होगी आपकी ये होगी तुलसीदास। तुलसीदास ने कहा था कि जो गोरख है ये जोग जगाता है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक।
इस तरह की पंक्ति थी, इन्होंने नाथ संप्रदाय के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की थी, क्योंकि इनके द्वारा जो भक्ति को काफ़ी हार्ड कर दिया गया था इसलिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जो चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की आप उन पर अमल करेंगे। बाकी यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर आप में से कोई भी LT टेट के लिए जो न्यू बैच बैठ रहा है 40 डेज़ के लिए, उसमें एनरोल हो सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको खेद नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने ये नहीं किया। अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हो करना तो कर लीजिए और आपको इससे अवश्य लाभ मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।